तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले फिर आपको याद दिला दूं कि अब आप चाहें तो क्राइम की खबरें पढ़ सकते हैं। क्राइम तक का वेबसाइट जो है www.crimetak.in, इस पर जाकर क्लिक करें और तमाम देश और दुनिया की जो खबरें हैं वो आप ज़रूर पढ़िए, अपनी राय दीजिए, अपने सुझाव दीजिए। तो crimetak.in, इस पर आप खबरें पढ़ सकते हैं क्राइम की। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। पिछले करीब 3 महीने से बहुत सारी बातें हुई। मैंने भी बहुत सारी कहानियां सुनाई। 2 बार के ओलंपियन गोल्ड, बल्कि मेडलिस्ट, गोल्ड तो नहीं, सुशील कुमार के बारे में, कत्ल के बारे में सागर धनखड़ के एक और पहलवान, और सारी चीज़ें थी। और उस वक्त ये था कि क्या ये कत्ल जानबूझकर किया गया, सुशील कुमार का क्या रोल था, सुशील कुमार इसमें कितने दोषी हैं। तो सारे सवालों के जवाब, और ये कत्ल कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी जड़ में क्या था, मकसद क्या था, मोटिव क्या था, वो सारी चीज़ें कम से कम दिल्ली पुलिस की तरफ से क्लियर की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने 90 दिन से पहले ही, जो एक ऐसे केसेस में ज़रूरी है कानूनी, चार्जशीट दाखिल कर दी अदालत में। कल मंडे को 4 और 5 मई को ये इंसिडेंट हुआ था, और कल 2 मई, बल्कि कल 2 अगस्त, तो करीब 90 दिन से पहले ही, 2-4 दिन पहले ही। तो अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, वो ये है कि दिल्ली पुलिस ने एक केस को इन्वेस्टिगेट किया, या कोई भी एक पुलिस, और उसके बाद उसने जो कुछ पाया उसके बाद वो चार्ज फ्रेम करती है। सामने वाले को किस किस धाराओं के तहत लपेटना है, तो उसे चार्जशीट कहते हैं। तो करीब 22 धाराओं में लपेटा गया है सुशील कुमार और उनके बाकी 13 साथियों को। लेकिन चार्जशीट का मतलब ये नहीं होता कि चार्जशीट जो दाखिल हो गई वही आखिरी चीज़ है, और फिर वही होगा जो आगे जो दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में पाया। इस चार्जशीट को अदालत में बदला भी जा सकता है। चार्जशीट अभी अदालत में दाखिल हुई है। अब अदालत ये तय करेगी कि जो सेक्शन लगाए हैं दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी जांच में, क्राइम ब्रांच ने, उसमें से कौन कौन से सेक्शन सही है, कौन कौन से सेक्शन से जुड़े हुए सबूत हैं। क्योंकि जो चार्जशीट जब आप दाखिल करते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि इससे रिलेटेड क्या क्या एविडेंस है आपके पास। तो उन एविडेंस, उन गवाहों, उन सबूतों को देखने के बाद अदालत फिर उस पर अपनी मुहर लगाती है कि ठीक है, इन सेक्शन, इन धाराओं में अब ये मुकदमा चलेगा। तो अभी दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से चार्ज फ्रेम किया है। अब अदालत के ऊपर है कि इनमें से कौन से चार्जेस को वो रखती है, कौन सा हटाती है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल चार्जशीट से एक तरह से एक कहानी सामने आ गई है कि 4 और 5 मई को क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इसके पीछे मकसद क्या था, एक ओलंपियन कातिल कैसे बन गया। तो ये सारी कहानी आपको करीब 1000 पन्नों के ज़रिए जो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में अपने तैयार किया है और अदालत में पेश किया है, 1000 पन्नों का करीब ये पूरा दस्तावेज़ है, जिसमें पूरी कहानी है इस क्राइम की, इन्वॉल्वमेंट की, इसके सबूत की। लेकिन एक बार फिर इसको सुनाऊं उससे पहले आपको कहूँगा कि चार्जशीट का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला अभी से आरोपी और गुनहगार हो गया। अब ये अदालत का काम है, वो अपना फैसला सुनाएगी। तो मैं चार्जशीट की आपको कहानी सुनाता हूँ कि ये सारी चीज़ें हुई क्यों। बात 10 दिसंबर 2019, 10 दिसंबर 2019 से शुरू होती है। 10 दिसंबर 2019 इसलिए कि सुशील कुमार दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक फ्लैट खरीदते हैं, और इस फ्लैट की कीमत थी करीब 90 लाख रुपए। ये सारी चीज़ें जो मैं अब आपको बताऊंगा ये चार्जशीट में लिखी हुई चीज़ें हैं। तो 90 लाख में ये फ्लैट खरीदा। इस फ्लैट का नंबर है D10/6 मॉडल टाउन में। हालांकि यहाँ पे सारी जो है वो शायद 3 या 4 मंजिला इमारत है, लेकिन 90 लाख रुपए में जो ये फ्लैट था, कायदे से ये पूरा फ्लैट भी नहीं है। ये एक होता है कि जब टॉप फ्लोर पे 1-2 रूम या आप कुछ और डाल देते हैं, एक किचन और एक बाथरूम, तो बहुत सारे यहाँ पे उसको बरसाती भी बोलते हैं, जैसे साउथ दिल्ली में। तो ये उसकी कीमत थी 90 लाख रुपए की, और सुशील कुमार ने यह फ्लैट अपनी पत्नी सावी सोलंकी के नाम पे खरीदी। ये रजिस्ट्री उनकी पत्नी सावी सोलंकी के नाम पे, जो शादी के बाद सावी सहरावत बन गई हैं। तो दिसंबर 10, 2019 को 90 लाख में ये फ्लैट खरीदा गया मॉडल टाउन में। इसके बाद थोड़ा वक्त बीता। फ्लैट खरीदने के करीब 3 महीने बाद, तब तक ये खाली था, 2.5 से 3 महीने, सुशील कुमार ने इस फ्लैट को 40,000 रुपये पर मंथ किराए पे दे दिया। और किराए पे किसको दिया?
एक सागर धनखड़ जो छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार की निगरानी में ट्रेनिंग ले रहा था, जूनियर पहलवान, और उसका एक दोस्त था भगत। तो सागर धनखड़ यहीं से एंट्री होती है। सुशील कुमार के इस फ्लैट को जो 90 लाख में ख़रीदा था, 40,000 रुपया हर मंथ का किराए के ऊपर, वहाँ पे अब सागर और उसका दोस्त भगत रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन करीब 3 महीने ही बीतता है इनको रहने के दौरान कि अचानक पड़ोसी से सागर और भगत का झगड़ा हो जाता है मॉडल टाउन में। वो उसकी वजह थी पार्किंग। दिल्ली में आमतौर पे पार्किंग को लेकर पड़ोसी में बड़ा झगड़ा होता है, भले कि 1-2 तो कत्ल हो चुके हैं इस चक्कर में। तो मॉडल टाउन में भी अपने नेबर के साथ इनका झगड़ा होता है कार पार्किंग को लेकर। बात ऊपर तक आती है, फिर नेबर शिकायत करते हैं, उन्हें पता चलता है कि भैया ये तो सुशील कुमार का फ्लैट है, ये लोग किराएदार हैं। तो इस झगड़े के बाद सुशील कुमार इन दोनों से कहता है कि पड़ोसी नाराज़ हैं और एक काम करो, तुम अब फ्लैट खाली कर दो। अब बात पहले आमने सामने होती है, फ्लैट खाली नहीं होता है। इसके बाद सुशील कुमार अपने 2 दोस्त, एक का नाम था अजय और एक का नाम रघुबीर, इन दोनों को भेजता है मॉडल टाउन के इसी फ्लैट पर और कहता है कि तुम जाकर सागर धनखड़ और भगत से बात करो और उनसे बोलो कि ये फ्लैट खाली कर दें। ये दोनों पहुंचते हैं, अजय और रघुबीर, सुशील के साथी, और ये जाकर उन दोनों से कहते हैं कि सुशील पहलवान ने कहा है तुम हमारा फ्लैट खाली कर दो। तब इनमें से उस वक्त वहाँ पे जब ये पहुँचे तो एक तीसरा बंदा उस फ्लैट में मौजूद था सागर धनखड़ और भगत के साथ, और उसका नाम था जय भगवान उर्फ सोनू मोहाल। सोनू मोहाल यानी कि काला जठेड़ी का भांजा। और काला जठेड़ी पे याद आया मुझे, एक आगे बढ़ाऊँ उससे पहले दिल से माफ़ी, बहुत सारे आप लोगों के मेल आए कल। मैं कई जगह पे काला जठेड़ी को सागर धनखड़ बोल गया। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं कहानियों में खोए रहते हैं और आपको पता नहीं चलता। बल्कि कल वारदात की जब मैं एंकरिंग कर रहा था तो एक एंकर मैंने रिकॉर्ड ही कर दिया था पूरा, काला जठेड़ी की जगह सागर धनखड़ बोलकर। लेकिन फिर याद आया जब उसको सुना टेप को तो फिर दोबारा एंकर किया। लेकिन यहाँ ऑलरेडी चीज़ें हाथ से निकल चुकी थी, कहानी सुना चुका था और मुझे एहसास नहीं था, आपका मेल पढ़ने के बाद लगा। तो कई बार ऐसी गलतियाँ हो जाती है, लेकिन उसके लिए माफ़ी। कल कई जगह सागर धनखड़ बोला मैंने जबकि काला जठेड़ी बोलना था। तो खैर कहानी पे अब लौटते हैं। तो सुशील के ये 2 लोग अजय और रघुबीर पहुंचते हैं और कहते हैं जाकर सागर धनखड़ से और उसके दोस्त भगत से कि सुशील पहलवान ने कहा है घर खाली कर दो। और इत्तेफाक से उस वक्त जब ये दोनों पहुंचे तो उस घर में एक तीसरा शख्स था जो सागर धनखड़ का दोस्त था। उसका नाम था जय भगवान उर्फ सोनू मोहाल, जो काला जठेड़ी का भांजा था। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। जब ये दोनों पहुंचे और उन्होंने जाके सुशील कुमार का मैसेज दिया तो इसके बाद सोनू मोहाल यानी कि जय भगवान वो अजय और रघुबीर से कहता है कि काम करो, ये फ्लैट खाली करवाना है तो पहलवान से बोलो कि खुद आकर बात करे, अपने चेलों को ना भेजे। अब ये बात जाकर अजय ने और रघुबीर ने सुशील पहलवान को बता दिया। सुशील पहलवान को ये सुनकर बड़ा धक्का लगा। सुशील को ये लगता था कि वो ओलंपियन, मेडल जीता हुआ 2-2, छत्रसाल स्टेडियम में दबदबा, तमाम जूनियर पहलवान उसे गुरु मानते, खुद सागर धनखड़ उसको गुरु मानता, और सागर धनखड़ और उसके दोस्त की मौजूदगी में एक शख्स उसके बारे में इस तरह कह रहा है। तो यहाँ पे पहली बार सुशील को लगा कि शायद जो उसकी बादशाहत है अखाड़े में, उसकी बादशाहत है जो ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद, वो कुछ कमज़ोर पड़ रही है और आजकल के नए जो लड़के आ रहे हैं वो उसे चैलेंज कर रहे हैं। ये पहली बार उसको धक्का लगा। कुछ रोज़ बीता, इसके बाद सुशील कुमार इधर शांत हो गया फ्लैट को लेकर। लेकिन फिर वो जब छत्रसाल स्टेडियम पहुंचता तो उसे लगता कि जो कुछ जूनियर पहलवान हैं जिनको वो ट्रेनिंग दे रहा है, वो लोग सागर धनखड़ और सोनू मोहाल को उसके बारे में मुखबरी कर रहे हैं। वो उनको बता रहे हैं कि सुशील कब आता है, कहाँ जाता है। तो सुशील को अब दोबारा धक्का लगा कि जिनका वो गुरु है, जिनकी मतलब उन सब की नज़र में उसकी बड़ी वो थी कि सुशील पहलवान है, ओलंपियन जिसने 2-2 मेडल जीता, देश का इकलौता ऐसा शख्स इंडिविजुअल। तो पहले तो वो लड़के उसको धमकाए कि जब मिलना है तो पहलवान से डायरेक्ट आके बात करो। अब उसे लगा अखाड़े में भी लोग उसकी मुखबरी कर रहे हैं और वो जाकर सोनू मोहाल इन लोगों को बता रहे हैं कि सुशील पहलवान की रूटीन क्या है, कब आता है, कहाँ जाता है। इन चीज़ों ने सुशील को और तोड़ दिया।
उसे लगा कि जो उसका एक पूरा साम्राज्य है, एक वर्चस्व है, जो उसका एक ऑरा था, वो टूट रहा है और उसको तोड़ने वालों में खुद उसके अपने अखाड़े के लोग शामिल हैं। यहाँ तक कि इसी शक में कि कुछ लोग उसके पहलवान जिनको वो सिखा रहा है वो मुखबिरी कर रहे हैं, 3 पहलवानों को उसने छत्रसाल स्टेडियम से बाहर कर दिया, सिर्फ इस शक की वजह से कि ये लोग मुखबिरी करते हैं जाकर। और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन 3 पहलवानों को बाहर करने के बाद भी सुशील को शक था कि अभी भी छत्रसाल में कुछ ऐसे जूनियर पहलवान हैं जो उसके खिलाफ बातें करते हैं जाकर सोनू महाल और सागर धनखड़ से। उधर वो मकान खाली नहीं कर रहा था। तो सुशील को लगा कि अब अपना जो दबदबा और जलवा है वो खतरे में है। इसी बीच में मार्च अप्रैल के बीच किसी तरह से इस फ्लैट को खाली कराने का समझौता हो जाता है। सागर धनखड़ मान जाता है, सोनू महाल मान जाता है। लेकिन सुशील कुमार को अब भी लगता है कि जो उसकी इज्जत गई है इन लोगों की वजह से, वो वापस नहीं आएगी। और उसके दिल में एक आग धधक रही थी कि किस तरीके से इन लोगों ने मेरी बातों को टाला, जूनियर पहलवानों को भड़का रहे हैं मेरे खिलाफ, छत्रसाल में भी मेरा दबदबा कम हो रहा है, और जो एक ओलंपियन के हैसियत से उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा और सारी चीज़ें थी उस पर भी बट्टा लग रहा है। तो उसके मन में ये खलिश आ गई और उसने कहा कि इसका तो बदला लेना है, पर कैसे। मार्च अप्रैल से ही ये सोचना शुरू किया सुशील कुमार ने, चार्जशीट के हिसाब से, क्योंकि समझौता हो चुका था, फ्लैट खाली हो चुका था। अब बात फ्लैट की नहीं थी, अब बात इज्जत की थी। तो मार्च अप्रैल से अब सुशील कुमार सोचना शुरू किया और इसी के बाद फिर उसने तय किया कि इन लोगों को वो अपनी ताकत के ज़रिए ही सिखाएगा, मसल पावर के ज़रिए। गैंगस्टर और कुछ लोगों से उसकी दोस्ती थी ही थी, दिल्ली के बहुत सारे ऐसे जो लोग थे। तो उसने ऐसे ही कुछ गैंगस्टर से बात की और फिर उनके ज़रिए उसने कहा कि इन लोगों को सबक सिखाते हैं। कई लड़कों को इकट्ठा किया। 4 और 5 मई की रात को समझौता हो चुका था, फ्लैट खाली हो चुका था। सुशील कुमार अपने कुछ लोगों को भेजता और जाकर कहता सागर धनखड़ से कि सुशील पहलवान बुला रहे हैं, चलो कुछ बात करनी है। तो इत्तेफाक से सोनू महाल भी था, एक भगत था और एक और शख्स था। वो चारों नीचे आते हैं। जब नीचे आते हैं तो उनको पिस्टल के नोक पर गाड़ी में बिठाया जाता है और सीधे छत्रसाल स्टेडियम ले जाया जाता है। छत्रसाल स्टेडियम पहुंचने के बाद गेट का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है स्टेडियम के। जो गार्ड थे वहाँ पे तैनात रात को, उन्हें कहा जाता है कि तुम लोग निकल लो। क्योंकि सुशील कुमार छत्रसाल स्टेडियम में एक बड़े पोस्ट पे भी और जलवा था वहाँ पे, एक बड़ा अफसर भी मेडलिस्ट के अलावा, तो गार्ड भी चले जाते हैं। इसके बाद उन चारों लड़कों को उतारा जाता है। ये सारे लोग हॉकी, उसके अलावा रॉड, डंडे, इन सब चीज़ों से लैस थे। कुछ के पास तमंचे, बंदूक भी थे। अब सुशील कुमार के सामने इनकी पिटाई शुरू की जाती है। करीब 30 से 40 मिनट तक चार्जशीट के मुताबिक उस रात पिटाई की गई और बुरी तरीके से। और फिर उन्हें बाकायदा धमकी भी दिया गया, पिस्टल भी दिखाई गई। और इस पिटाई की वजह से कई ऐसे जो रॉड और डंडे थे वो सागर धनखड़ के सर पे भी लगे। फिर इसी दौरान पिटाई के इन 4 में से एक शख्स उस रात का थोड़ा सा अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मौके से निकल भागा। स्टेडियम के किसी तरह वो बाहर पहुंचता है। बाहर जाने के बाद वो 100 नंबर पर पीसीआर को कॉल कर देता है। पुलिस की टीम को जैसे ये कॉल मिलती है, पुलिस की टीम वहाँ पे अचानक पहुँच जाती है। जब सायरन की आवाज़ आती है स्टेडियम के अंदर, तब तक सुशील और उसके जो सारे लोग थे वो इन बाकी तीनों को जिसको पीट रहे थे लेकर स्टेडियम में बेसमेंट में पहुँच जाते हैं ताकि पुलिस की नज़रों में ना आए। और फिर बेसमेंट में ले जाकर कुछ देर रहते हैं और फिर उन्हें लगता है कि पुलिस आ गई है, तो सुशील और उसके सारे साथी वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद पुलिस को ये घायल मिलते हैं, इनको अस्पताल ले जाया जाता है और सुबह इनमें से एक सागर धनखड़ की मौत हो जाती है। उसके बाद सुशील कुमार की तलाश शुरू होती है और वो करीब 18 बाई 20 दिन के बाद 24 मई को गिरफ्तार होता है। तो ये जो पूरी कहानी है चार्जशीट में, उसके मुताबिक एक फ्लैट से मामला बेशक शुरू हुआ, लेकिन बात वर्चस्व की थी, बात इज्जत की थी और बात अपने दबदबे को कायम रखने की थी। और इसी के लिए सुशील कुमार इतना अंधा और पागल हो गया बकौल चार्जशीट कि उसने इन लोगों को सबक सिखाने की ठानी। लेकिन इस सबक सिखाने के चक्कर में कुछ गलत वार की वजह से सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। अब ये पूरी कहानी अदालत ने दी। अब इस कहानी के साथ अदालत ने जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि
अगर सुशील कुमार को इस केस में सिर्फ और सिर्फ गैर इरादतन हत्या का की धारा लगती है तब तो ठीक है, लेकिन कहीं कत्ल का लग गया तो मामला लंबा जाएगा। लेकिन यहाँ दूसरी ही चीज़ हो गई है। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में 13 लोगों को आरोपी बनाया और इनमें से सबसे मेन जो बनाया इस पूरे कांड का, इस पूरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी, मेन अक्यूज्ड, वो सुशील शर्मा को बनाया। यानी इस सारे कत्ल के लिए सुशील का कोई दोस्त और बाकी लोग जिम्मेदार नहीं है। मेन अक्यूज्ड, मुख्य आरोपी सुशील शर्मा है और सुशील शर्मा के कहने पे ही बाकी लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने पिटाई की और फिर जान गई। तो अब यहाँ पे बात हम कहाँ कर रहे थे कि शायद 302 ना हो बल्कि 307 और बाकी चीज़ें अलग जाए, लेकिन यहाँ न सिर्फ 302 लगाया दिल्ली पुलिस ने, बल्कि मुख्य आरोपी भी बना दिया सुशील कुमार को, जो अब मुश्किल हो जाएगा आगे। 22 अलग अलग आईपीसी के सेक्शन लगाए गए हैं सुशील कुमार और इन 13 लोगों पर। इनमें 302 है कत्ल का मामला, 307 है अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि एक सागर धनखड़ की मौत हो गई, लेकिन जो बाकी 2 लोग थे उनको भी मारा था और लगभग एक तरह से हत्या की कोशिश थी, तो उसके भी लगी। 308 भी लगा है कल्पेबल होमिसाइड, मतलब इस तरह से मारना कि अनजाने में मर ही जाए। 364 भी लगा है किडनैपिंग, हत्या के मकसद से, क्योंकि इन 4 में से एक सागर धनखड़ की मौत हो गई, तो 364 किडनैपिंग है। 365 भी है सिंपल किडनैपिंग, क्योंकि बाकी 2 जिंदा बच गए और बाद में पुलिस ने उन्हें बचाया। इसके अलावा 323 है, 341 है चोट पहुंचाना, इलीगल तरीके से रोकना, गैर कानूनी तरीके से। 120 भी है साजिश रचना, ये भी अपने आप में गंभीर है। इसके अलावा एक और भी है 188 269, ये महामारी एक्ट है कोविड-19 का। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों लगा, तो ये भी इन लोगों पे लगा है। महामारी एक्ट में ये है कि एक जगह पे इतने से ज़्यादा लोग शामिल इकट्ठे नहीं होंगे, एक साथ नहीं घूमेंगे, बट यहाँ पे चूँकि 10-15 लोग थे पीटने वाले, तो ये महामारी एक्ट का उल्लंघन था, तो इसमें भी नप गए सुशील कुमार और उनके साथी। तो कुल मिलाकर अलग अलग 22 ऐसे सेक्शन हैं, धाराएं हैं, लेकिन इसमें सबसे जो खतरनाक है वो 302 है, 307 है, 364 है, 365 है, और इन सब में लंबी सज़ा है। बल्कि मर्डर के लिए अगर प्रूफ होता है तो उम्र कैद तक की सज़ा है, नहीं तो 10 साल। अब ये लेकिन अभी तय करेगा कि अदालत इस चार्जशीट को, इन सारी 22 की 22 धाराओं को अपनाती है या इनमें से कुछ धाराओं को रिजेक्ट कर देती है, और सुशील कुमार के वकील इस केस को लेकर कितने तैयारी करेंगे, कैसे वो आर्गू करेंगे कोर्ट में, उस पर ऊपर भी डिपेंड करता है। दिल्ली पुलिस ने इसके साथ ही ये भी कहा है कि जो 1 मिनट का एक वीडियो मिला था एक के मोबाइल से, जिसमें सुशील कुमार पीटते हुए बाकायदा दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक एविडेंस है। उसकी फॉरेंसिक जांच यहाँ दिल्ली में रोहिनी में हुई पहले, उसके बाद उसको गुजरात भेजा गया। गुजरात के फॉरेंसिक लैब ने भी माना कि इस वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, ये रियल वीडियो है। तो एक ये भी सबूत शायद खिलाफ जाएगा। इसके अलावा जो बाकी 2-3 लोग इसमें ज़ख्मी हुए, उनकी गवाही बहुत अहम है, क्योंकि सागर धनखड़ की तो मौत हो गई, लेकिन सागर धनखड़ के साथ जो बाकी के 3 लोग थे, उनकी गवाही कोर्ट में क्या होती है, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से उसका मतलब नहीं है। वो चार्जशीट में कुछ भी कहें, अगर वो कोर्ट में मुकर गए तो फिर मामला उल्टा हो जाएगा। इसके अलावा इन 4 लोगों के अलावा करीब 155 विटनेसेस को इस चार्जशीट में शामिल किया गया और कहा गया कि 155 विटनेस हैं जो इस केस में गवाही देंगे, और उनमें सारे अलग अलग लोग हैं। काला जठेड़ी आपको याद होगा, अभी पकड़ाया, कल मैंने उसकी आपको कहानी सुनाई थी। तो काला जठेड़ी से जब दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की तो काला जठेड़ी ने भी इस मामले में, सागर धनखड़ के मामले में कुछ बातें बताई हैं, और चूंकि उसमें उसका एक भांजा इन्वॉल्व है जो सोनू मोहाल, जिसकी पिटाई हुई थी, तो काला जठेड़ी ने दिल्ली पुलिस को बताया यही जो चार्जशीट में लिखा है कि सागर धनखड़ का अपना रौब, जो उसने सागर धनखड़ की वजह से सुशील कुमार का रौब कम हो रहा था, क्योंकि सोनू मोहाल और बाकी लोग साथ थे, तो उसे लगा कि उसका दबदबा ख़त्म हो रहा है, उसके अपने जूनियर जो है अब उसकी बात नहीं मान रहे हैं, उसके खिलाफ मुखबरी कर रहे हैं और उसके बारे में इनपुट दे रहे हैं कि मैं कब आता हूँ, कहाँ जाता हूँ। और शायद उसे ये लगा था कि इससे उसकी जान को ख़तरा है, क्योंकि सोनू मोहाल का रिश्ता एक गैंगस्टर के साथ है, यानी कि अपने मामा काला जठेड़ी के साथ है। तो उसे ये डर भी था कि कहीं उसको नुकसान न पहुँचा दे सुशील कुमार को, और वो मार न दे, क्योंकि उसने दुश्मनी ले ली थी मकान खाली करा के। तो इस वजह से भी वो डरा हुआ था, और इसी डर का नतीजा ये था कि उसने
इन लोगों को सबक सिखाने के लिए मसल पावर का इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया, लेकिन इस वजह से एक की जान चली गई और अब एक ओलंपियन कातिल के तौर पर जेल में है। तो तिहाड़ जेल में बंद, अब चार्जशीट दाखिल है। अब चार्जशीट के बाद कायदे से बेल के लिए एप्लीकेशन मूव किया जा सकता है। तो अब क्या सुशील कुमार को बेल मिलेगी? मुझे अभी लगता है कि उम्मीद कम है चार्जशीट को अभी, हालांकि उनके वकील देखेंगे, दूसरे वकील, और उसके बाद ये तय होगा। लेकिन 90 दिन के बाद आप बेल के लिए मूव कर सकते हो। अभी अदालत के ऊपर है कि वो बेल देती है या नहीं देती है, क्योंकि अभी तो गवाही और बाकी अब अदालत में रूटीन मुकदमा शुरू होगा और कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद फिर फैसला आएगा, मालूम नहीं कब तक। तो कुल मिला के ये थी सागर धनखड़ की मौत और सुशील कुमार एक ओलंपियन से कातिल बनने तक की कहानी, आरोपी के तौर पर, क्योंकि अभी अदालत का फैसला नहीं आया। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे कहेंगे कि crimetech.in ज़रूर पढ़िए, क्लिक कीजिए, और बहुत दिनों से कहा नहीं, ट्विटर पे भी ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिए @शम्स_ताहिर_खान। आपने किया था, बहुत तेज़ी से भागा था, तो क्यों कीजिए? फिर मैं कहूँगा कि ये मुझे भी नहीं मालूम, बस करना है तो कर दीजिए। तो आज इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।